विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कारगर होगी। जब हम आगे एससीएफ की आरएससीईआरटी द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है, तकनीक है, जिनको हम विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं तो उनकी लर्निंग का जो लेवल है, उनका जो कैचिंग पावर है, वास्तव में बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी ही कुछ चीजों पर हम फोकस करेंगे। हालांकि कम समय के लिए ये आमुखीकरण प्रशिक्षण है, लेकिन फिर भी कम से कम समय में अधिक से अधिक पॉइंट्स पर हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपको हम कुछ मैटर ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे, ताकि उनका अध्ययन करके आप अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनके जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए जो चीजें हैं, वो आप अपने इस ज्ञान के माध्यम से उनको प्रदान कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम एनसीएफ 2005 के जो उद्देश्य हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य स्कूलों और संस्थानों को बच्चों को समग्र रूप से विकसित करने और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण शैली से दूर ले जाने में मार्गदर्शन करना है। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम रटंत विद्या से दूर जाए, और जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा अपन जो विद्यार्थियों को दे रहे हैं उससे भी हम दूर लेकर जाए। विद्यार्थियों को हम सिखा रहे हैं उसका उपयोग करके वह अन्य उन पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो समस्याएं है उनका अध्ययन वो कर सके। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि किस प्रकार से हम उन बच्चों को सर्वांगीण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर पहुंचा सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से दूर उनको किस प्रकार से ले जा सकते हैं। यहाँ पर दूर ले जाने का मतलब ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक काम ही नहीं आएगी, हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे एक आधारभूत शिक्षा के लिए, लेकिन उसका फिर वो दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, जिसको हम कहते हैं करके सीखना। तो गुणवत्ता, पहुंच और समानता, इसका जो पहला उद्देश्य है गुणवत्ता, पहुंच और समानता। एनसीएफ 2005 का ध्यान बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वह है पाठ्यक्रम संवर्धन। एनसीएफ 2005 विविध आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पाठ्य पुस्तकों से आगे पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने की सिफारिश करता है। तीसरा जो उसका उद्देश्य है सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये एनसीएफ 2005 कक्षा में सीखने को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने पर जोर देता है। जिज्ञासा का पोषण, यह छात्रों को ज्ञान के उच्चतर स्तरों की खोज करने तथा उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसका जो है उद्देश्य के रूप में लचीली परीक्षाएं। एनसीएफ 2005 में परीक्षाओं को कक्षा शिक्षण में एकीकृत करने तथा उन्हें अधिक लचीला बनाने की सिफारिश करता है। छठा उद्देश्य इसका जो है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। एनसीएफ 2005 में सिफारिश की गई है कि पाठ्यचर्या संबंधी कार्यकलाप धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के अनुरूप होने चाहिए। सातवां जो इसका उद्देश्य है शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। अब हम इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है उस पर फोकस करते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो,
यह सुनिश्चित करना है अपने को। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। एनसीएफ चर्चा में क्यों है, इस बात को अपन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की गई, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों के तहत शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन रणनीतियों और पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश करती है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं क्या है। इन मुख्य विशेषताओं को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट अपना भाषा सीखना। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी 3 भाषाएं सीखते हैं, जिनमें से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होती है। कक्षा 11 और 12 में 2 भाषाएं पढ़ाई जाएगी, जिनमें एक भारतीय मूल की होगी। कम से कम एक भारतीय भाषा में भाषाई क्षमता का साहित्यिक स्तर हासिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। दूसरे पॉइंट्स के रूप में अपन देखते हैं बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन। यह विद्यार्थियों छात्रों को एक स्कूल वर्ष यानी कि 1 साल में कम से कम 2 बार प्री बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति देता है। दी गई परीक्षाओं में से केवल सर्वोत्तम स्कोर को ही बरकरार रखा जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा के लिए 2 बार वो प्री बोर्ड दे सकेगा और उसमें जो भी उसके मैक्सिमम नंबर आएंगे उसको उसकी रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है एनईपी 2020 के साथ संरेखण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके साथ इसको किस प्रकार से संरेखित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार है। यह सीबीएसई के तहत ग्रेड 3 से 12 तक नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने हेतु आवश्यक रूपरेखा प्रदान करती है। कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। दूरदर्शिता और वर्तमान संदर्भ में समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान देना है। चौथा इसका जो पॉइंट है अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन। अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन। इससे पहले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 5 अनिवार्य विषय और 1 अतिरिक्त विषय लेने का विकल्प रहता था। अब कक्षा 9 और 10 के लिए अनिवार्य विषयों की संख्या 7 है तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 6 है। पांचवा जो इसकी विशेषताओं का पॉइंट है वैकल्पिक विषय। पहले समूह में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है। दूसरे समूह में सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अंतर विषय जैसे क्षेत्र सम्मिलित है। तीसरे समूह में विज्ञान, गणित और कंप्यूटेशनल सोच, कंप्यूटेशनल थिंकिंग सम्मिलित है। छठा इसकी जो विशेषताओं का पॉइंट है
छात्रों के लिए विकल्प की सुविधा, अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करने के लिए माध्यमिक चरण को पुनः डिजाइन किया गया है। शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए विषयों का दिलचस्प संयोजन चुन सकते हैं। सातवां जो इसका विशेषता का बिंदु है वह पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में एकीकृत किया गया है। माध्यमिक चरण में पर्यावरण शिक्षा के लिए अलग से अध्ययन क्षेत्र होगा। अब आठवां जो इसका पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के लिए सामग्री वितरण कक्षा 6 से 8 के लिए 20% विषय वस्तु स्थानीय स्तर की इसमें शामिल होगी। 30% विषय वस्तु क्षेत्रीय स्तर की होगी और 30% विषय वस्तु राष्ट्रीय स्तर की होगी और वैश्विक स्तर की 20% विषय वस्तु इसमें शामिल होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें अपना लोकल का हिस्सा जो है 20% का रहेगा, 30% स्टेट लेवल का, 30% नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का जो है 20% सब्जेक्ट जो उसमें है शामिल सिलेबस में किया जाएगा। अब एनसीएफ को 4 खंडों के रूप में बताया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ, इसे मूलभूत चरण बताया गया है। शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ, प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ। तो ये 4 एनसीएफ की यहां पर खंड है। स्कूली शिक्षा के लिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उद्देश्यों की अपन बात करें, इसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलावों के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परिकल्पित भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करना है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज को साकार करने के अनुरूप सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। विकास, एनसीएफ 2005 के विकास की बात करें अपन, एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से उदाहरण के साथ शुरू होता है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिनमें से दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना की गई थी और अंततः 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में चर्चा और करके इसको पारित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान दिया था। नंबर 1 है इसका शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूसरा कंप्यूटर साक्षरता। परिचय की बात करें, एनसीएफ नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रमुख घटकों में से एक है, जो एनईपी 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण से सूचित इस परिवर्तन को सक्षम एवं सुनिश्चित करती है। एनसीएफ में पहले 4 संशोधन वर्ष 1975, 1988, 2000 और 2005 में हो चुका था और 2005 से लेकर अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, वही चल रहा है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 5 भागों में बताकर वर्णन किया गया है। इसके 5 भाग है। जो पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और पांचवा व्यवस्थागत सुधार। तो इन पांचों पॉइंट्स को अपन देखते हैं वन बाय वन करके कि परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्या है। शिक्षा सिद्धांत की कमियों का पता लगाना और उसे सुधारने के उपाय खोजने, जिसे पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए और ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो ये इसके परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कार्य किया जाता है इसका। दूसरा सीखना और ज्ञान, सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता को इसमें शामिल किया जाएगा। बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान इसमें शामिल होगा। स्कूली ज्ञान और समुदाय, कुछ विकास मूलक विचार इसमें शामिल होंगे। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, जो तीसरा पॉइंट है उसमें उसकी अवस्था और आकलन की बात की गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया गया है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, भाषा शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, कंप्यूटर शिक्षक, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षक, इन पॉइंट्स को इसमें शामिल किया गया है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, भौतिक वातावरण, सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावक को और समुदाय के लिए स्थान, पुस्तकालय, शैक्षिक तकनीकी, प्रयोगशालाएं और उपकरण। तो विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण के तहत इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना है। अब हम बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की, जो व्यवस्थागत सुधार पर आधारित है। पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा, सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण। तो जो प्रशिक्षण आज अपन ऑनलाइन ले रहे हैं वेबिनार के रूप में, ये इस व्यवस्थागत सुधार के तहत ही है। परीक्षा सुधार, आकलन में लचीलापन, प्रवेश परीक्षाएं, काम केंद्रित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, विचार और व्यवहार में नवाचार, नई साझेदारियां, जिसमें गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। तो गैर सरकारी संगठन के रूप में अपन देखते हैं दीक्षा पर पोर्टल पर जो अपन ट्रेनिंग लेते हैं उसमें बहुत सारी जो एनजीओ है वो अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षित करके और विद्यार्थियों के सर्वांगीण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस किया गया है। नागरिक समाज समूह है और शिक्षक संगठनों की भूमिका। अब इसके तहत कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए थे, जिनको अपन बारी बारी देखते हैं कि किस रूप से सुझाव इसमें दिए गए एनसीएफ 2005 के लिए। शिक्षक सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कि जो सूचना है वो ज्ञान नहीं है, इसको मानने से इसमें बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए मोटी किताबों से छुटकारा दिलाने का इसमें प्रयास किया गया है। मूल्य का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। केवल बात ही नहीं, धरातल पर उस पर काम भी किया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है।
अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। समुदाय को, अब जैसे इसमें सह शैक्षिक गतिविधि कोई करते हैं, नो बैग डे के दिन, सैटरडे के दिन आप कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं तो उसमें उनके माता पिता या अभिभावक जो भी है उनको आप आमंत्रित करके बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना है। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दे। उनमें ऐसी भावना नहीं आए कि मुझे रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलना है या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेलना है। कोई इसने बस उनको हमें सिखाना है कि आप इनकी जो टेक्निक्स है, कोई भी खेल है, इसको किस प्रकार से आपको सीखना है, कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करनी है, बस सीखने के लिए हमें उनको प्रेरित करना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करना है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना है। ऐसे नहीं किताब ले ली अपन ने, एक कक्षा के बच्चों की संख्या के अनुसार और प्रत्येक बच्चे को बांट दी। किताबें बच्चों के सामने रख दीजिए या अलमारी में से उनको स्वयं को चुनकर लाने के लिए हम कह सकते हैं। वो उनके किताब का नाम देखेंगे, उसकी प्रस्तावना देखेंगे, उसके टॉपिक्स देखेंगे, तो उनकी रुचि के अनुसार अगर वो किताब लेते हैं और फिर उसको अध्ययन करने में उनको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि किताब उसने अपनी रुचि के अनुसार ली कि उसकी इच्छा है कि इस पॉइंट्स के अनुसार इसमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो हमें लाइब्रेरी की पुस्तकें विद्यार्थियों को स्वयं को चुनने का अवसर देना है। पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका दे। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकार के अवसर प्रदान करना है। स्कूल की अवस्थाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, आरंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, मुक्त विद्यालय और सेतु विद्यालय। कुछ समय के लिए 1 मिनट माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ मैं सुविधा के लिए। स्कूल की अवस्थाएं यहाँ पर 5 प्रकार से हैं। अब हम आकलन जैसे देखते हैं तो आकलन और मूल्यांकन जो है यहाँ पर सभी का है, शिक्षार्थियों का भी है और शिक्षकों का भी है। अब हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के आधार पर सभी राज्यों को अपने अपने स्टेट की जो है रूपरेखा तैयार करनी थी। इस रूपरेखा में राजस्थान सरकार के आरएससीआरटी उदयपुर के द्वारा भी रूपरेखा तैयार की गई है। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उद्देश्य, सिद्धांत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन इस पर देखेंगे। अभी तक हमने एनसीएफ के जो कुछ उद्देश्य है, सिद्धांत है, उसकी आवश्यकता, उसकी चर्चा और सुधार की जो आवश्यकता थी उस पर डिस्कस किया। अब राज्यों को जो जिम्मेदारी दी गई थी एनसीएफ के आधार पर एससीएफ तैयार करने की, तो वो किस प्रकार से उन्होंने तैयार किए, तो उस पर हम केवल फाउंडेशनल स्टेज पर चर्चा करेंगे जो 2022 में बन गई थी। तो
सबसे पहले अपन देखेंगे परिचय और प्रस्तावना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। तो प्रस्तावना की अपन जैसे बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति की ओर से बहुत गर्व और संतोष के साथ हम यह फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को प्रस्तुत की है। 21वीं सदी के ज्ञान समाज की चुनौतीपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए भारत स्वयं को तैयार कर सके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। एनसीएफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रमुख घटकों में से एक है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर उपरोक्त परिवर्तन को सक्षम और ऊर्जावान बनाता है। इसका लक्ष्य है सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक न्याय संगत, समावेशी और बहुलतावादी समाज के अनुरूप है। भारत में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह अब तक की पहली एकीकृत पाठ्यचर्या रूपरेखा है। 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए अलग से यह एनईपी 2020 द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए निर्मित 5+3+3+4 पाठ्यचर्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय ढांचे का सीधा प्रतिफल है। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के एक एकीकृत दृष्टिकोण की कल्पना करता है। तो फाउंडेशनल स्टेज में जो है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इस चरण की परिवर्तनकारी प्रकृति से शिक्षा की विषय वस्तु और प्रतिफलों में गुणात्मक सुधार की उम्मीद की जाती है, जिससे हमारे बच्चों के जीवन को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जा सके। बच्चों के विकास की प्रारंभिक अवधि से संबंधित सभी अध्ययन और शोध स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि इस दौरान उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और शिक्षा के सभी व्यक्तियों के लिए और इस प्रकार राष्ट्र के लिए सकारात्मक परिणाम होते हैं। यह एनसीएफ दुनिया भर में बहुत से अनुशासनों में हुए अत्याधुनिक शोध पर आधारित है। इनमें अन्य चीजों के अलावा तंत्रिका विज्ञान, मस्तिष्क अध्ययन और संज्ञानात्मक विज्ञान की बेहतर समझ शामिल है। इसके अलावा इस एनसीएफ में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रैक्टिस से संचित अंतर्दृष्टि और विविध भारतीय परंपराओं से प्राप्त विवेक व ज्ञान का भी विशिष्ट ध्यान रखा गया है। जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पाठ्यचर्या संगठन, शिक्षण शास्त्र, समय व विषय वस्तु संगठन और बच्चे के समग्र अनुभव के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण के मूल में
खेल का उपयोग करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यक्त बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बच्चों की उम्र के लिहाज से उपयुक्त रणनीतियों के साथ यह एनसीएफ एक स्पष्ट रास्ता भी दिखाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनसीएफ हमारे लोगों और राष्ट्र की जरूरतों आकांक्षाओं के लिए जवाबदेह हो, इसमें सर्वश्रेष्ठ अनुभवों को और ज्ञान का समावेश हो। हमने पूरे देश में व्यापक परामर्श किया, विद्यार्थियों और अभिभावकों सहित 10 लाख से अधिक इच्छुक नागरिकों, देश भर के 1.3 लाख से अधिक शिक्षकों और शिक्षाविदों, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1550 से अधिक जिला स्तर के परामर्श और 35 संस्थान समूहों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, जिससे हम लाभान्वित हुए। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित समूह ने 25 विशेष प्रासंगिक विषयों पर 500 से अधिक पर्चे लिखे और इस प्रक्रिया में 4000 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल थे। साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा बनाए गए विशेषज्ञ समूह, जिसमें 175 से अधिक सदस्य थे, ने इन विषयों पर 25 पर्चे तैयार किए। एनसीएफ के लिए प्राप्त इस सामूहिक ज्ञान और विवेक के इतने विपुल आधार के बाद चुनौती यह थी कि इनका विश्लेषण करते हुए एक ठोस, व्यावहारिक और प्रभावी संश्लेषण कैसे विकसित किया जाए जो धरातल पर व्यवहार में बदलाव ला सके। इसी चिंता के कारण एनसीएफ एक ऐसी भाषा, संरचना और विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत किया गया है जिससे व्यवहारकर्ता, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है, अपनी वर्तमान वास्तविकताओं से इसे जोड़ने में सक्षम हो सके। नए तरीके और दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत से उत्पन्न चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए इस समिति के काम के उपरोक्त पहलू पर जोर देते हैं। पाठ्यचर्या की यह रूपरेखा स्कूली शिक्षा के लिए समग्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का एक अभिन्न अंग हो, जो विकसित की जा रही है और जो 5+3+3+4 ढांचे के शेष 3 चरणों को संबोधित करेगी, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा शामिल होगी। हालांकि यह एनसीएफ अपने आप में पूरा है, पर अन्य चरणों के साथ इसके संबंध और निहितार्थ स्कूली शिक्षा के लिए समग्र और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में तय किए जाएंगे। इसके अलावा यह फाउंडेशनल स्टेज रूपरेखा शिक्षा के इस स्तर के लिए शिक्षकों की तैयारी का मार्गदर्शन भी करेगी। हम मानते हैं कि इस तरह की किसी भी रूपरेखा को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से प्राप्त फीडबैक से सुधारा जाना चाहिए। इसके क्रियान्वयन के समुचित अनुभव के बाद हम ऐसा करते हैं। भारतीय शिक्षा और उसके माध्यम से देश के लिए योगदान करने का अवसर जो हमें मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। तो ये इसकी हमने प्रस्तावना की बात करी भी, और अब अपन फाउंडेशनल स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा को किस प्रकार से शामिल किया गया है। बच्चे के जीवन के पहले 8 साल बहुत ही अहम होते हैं। इन शुरुआती वर्षों में ही उसके जीवन भर की भलाई और सभी आयामों तथा यथा शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक में समग्र वृद्धि और विकास की नींव पड़ जाती है शुरू के 8 सालों में ही। निश्चित रूप से इन वर्षों में मस्तिष्क के विकास की गति इंसान के जीवन की किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेज होती है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हुए शोधों से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का 85% से अधिक हिस्सा 6 वर्ष की उम्र तक विकसित हो चुका होता है।
यह शुरुआती वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क के स्वस्थ व सतत विकास और वृद्धि के लिए उनकी उपयुक्त देखभाल और उपयुक्त प्रोत्साहन के विशिष्ट महत्व को इंगित करता है। हाल ही में हुए शोध भी यह दर्शाते हैं कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक रैखिक और उम्र आधारित शैक्षिक रास्ते का अनुसरण नहीं करते। 8 वर्ष की आयु में आते आते बच्चे अपने सीखने के रास्तों को तैयार करने लगते हैं। 8 वर्ष की उम्र के बाद के सीखने और विकास की यह अंतर्निहित विशेषताएं भी होती है कि वे गैर रैखिक और गति में विविधता लिए होते हैं। हालांकि 8 वर्ष की आयु तक यह अंतर इतने भिन्न होते हैं कि औसतन 8 वर्ष की आयु को सीखने के एक चरण से दूसरी चरण के संक्रमण बिंदु के रूप में देखना प्रभावी रहता है। विशेष रूप से केवल 8 वर्ष की आयु में ही बच्चे अधिक क्रमबद्ध रूप से सीखने के अनुकूल होने लगते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को आमतौर पर जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको अपन फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, 8 वर्ष तक की आयु को। तो इस फाउंडेशनल स्टेज को भी फिर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले 8 वर्ष तक का बच्चा है तो जन्म से 3 वर्ष तक की अपन बात करें, मुख्यतः घर पर रहेगा वो जन्म से 3 वर्ष तक। तो 3 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे अपने घर परिवार के माहौल में बड़े होते हैं। कुछ बच्चे झूलाघर भी जाते हैं। 3 साल की उम्र के बाद बहुत से बच्चों का काफी सारा समय आंगनबाड़ियों और प्री स्कूल जैसी संस्थागत जगहों पर गुजरता है। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक संगठित सेटिंग ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग में उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूली शिक्षा प्रदान करना एनईपी 2020 की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। 3 वर्ष की आयु तक घर का वातावरण ही के लिए पर्याप्त पोषण, अच्छी स्वास्थ्य की आदतें, जिम्मेदारी पूर्वक देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण और बच्चे के आरंभिक दिनों में सीखने के लिए प्रोत्साहन का एकमात्र प्रदाता होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। यही वह सब पहलू है जो ईसीसीई का गठन करते और आधार बनते हैं। 3 वर्ष की आयु के बाद पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और प्रोत्साहन जैसे घटकों पर घर पर तो काम होते ही रहना चाहिए, साथ ही आंगनबाड़ियों और प्री स्कूली जैसे संस्थागत सेटिंग में भी उचित और पूरक तरीके से भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त ईसीसी में न केवल स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण शामिल है, बल्कि इसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक देखभाल तथा शिशु के साथ बातचीत, खेलना, घूमना, संगीत और आवाजें सुनना और अन्य इंद्रियों, खासकर देखना, छूना आदि को विकसित करने के लिए उपयुक्त अनुभव उपलब्ध करवा पाना भी शामिल है, ताकि 3 वर्ष पूरे होते होते विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इष्टतम विकासात्मक प्रतिफलों को हासिल किया जा सके। विकास के इन विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है शारीरिक और गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, संप्रेषण, शुरुआती भाषा, उद्गामी, साक्षरता और संख्या ज्ञान। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सभी क्षेत्र परस्पर व्यापी है और निश्चित रूप से एक का विकास दूसरे पर निर्भर करता है। घर के माहौल में 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई सुनिश्चित करने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश और सुझावात्मक प्रक्रियाएं विकसित और प्रचारित की जाएगी। अब बात करें अपन 3 से 8 वर्ष की, जो संस्थागत सेटिंग के रूप में है। 3 से 8 वर्ष 3 से 8 वर्ष की आयु के दौरान संस्थागत माहौल में
मिलने वाली उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में आमतौर पर यह कार्यक्रम निम्नानुसार होते हैं। तो इसको भी दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। एक तो 3 से 6 वर्ष और फिर 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ियों, बाल वाटिकाओं और प्री स्कूल के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के कार्यक्रम है, और 6 से 8 वर्ष में स्कूल के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के कार्यक्रम कक्षा 1 व 2। 3 से 8 वर्ष की आयु तक ईसीसीई में स्वास्थ्य, सुरक्षा, देखभाल और पोषण पर निरंतर ध्यान देना शामिल है। लेकिन साथ ही स्वयं सहायता कौशल, गत्यात्मक कौशल, स्वच्छता, अलगाव की चिंता से निपटना, घूमने और व्यायाम के जरिए शारीरिक विकास, माता-पिता और अन्य लोगों के साथ बातचीत में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करना, अपने साथियों के साथ आराम से रहना, अपने काम को पूरा करने के लिए समय दे पाना, नीतिगत गुणों का विकास और सभी अच्छी आदतें बनाने के लिए भी ध्यान देना अहम है। इस आयु के दौरान बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यह खेल समूह में हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं। खेल आधारित शिक्षा बच्चों की जन्मजात क्षमताओं और जिज्ञासा, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग, टीम वर्क, सामाजिक अंतःक्रिया, समानुभूति, करुणा, समावेशिता, संप्रेषण, संस्कृति की सराहना, हंसी खेल की भावना, आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता, साथ ही साथ शिक्षकों अपने साथियों व अन्य के साथ सफलतापूर्वक एवं सम्मान पूर्वक बातचीत करने की योग्यता को भी पोषित करते हैं। अब इस साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व इसमें तीसरे नंबर पर शामिल किया गया है। इन वर्षों के दौरान ईसीसीई में शुरुआती साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास भी शामिल होता है, जिसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनना, रंग, आकृतियां, ड्राइंग या पेंटिंग, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेली और तार्किक चिंतन, कला, शिल्प, संगीत और घूमना फिरना आदि के बारे में सीखना शामिल होता है। इसका उद्देश्य ऊपर वर्णित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रतिफलों का निर्माण करना है, जिसमें फोकस शुरुआती साक्षरता, संख्या ज्ञान और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पर है। 6 से 8 वर्ष की आयु सीमा के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वर्ष बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की उपलब्धि का आधार बनते हैं। एफएलएन जिसको अपन कहते हैं, समग्र शिक्षा के लिए एफएलएन काफी स्पष्ट है और एनईपी 2020 में इस पर पूरी तरह से जोर दिया गया है। अब फाउंडेशनल स्टेज में एनसीएफ की भूमिका क्या है? ऊपर वर्णित सभी बिंदुओं को जिनको अपन ने अभी देखा है, ये एनईपी 2020 की नई व्यवस्था 5+3+3+4 के तहत 3 से 8 वर्ष की आयु को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की इस रूपरेखा का उद्देश्य ईसीसीई के संपूर्ण संदर्भ को लेते हुए संस्था के सेटिंग में फाउंडेशनल स्टेज को संबोधित करना है। यह एनसीएफ संस्थागत सेटिंग में ईसीसीई पर फोकस करता है। घर के माहौल जिसमें परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और करीबी समुदाय के अन्य लोग शामिल हैं, यह सभी इस उम्र के बच्चे पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। लेकिन तब भी इस दस्तावेज में इस बारे में ज्यादा जोर देकर बात नहीं कही गई है। इसलिए इस एनसीएफ में इस उम्र में वांछित विकासात्मक प्रतिफलों को प्राप्त करने में अभिभावकों और समुदाय की भूमिका के बारे में बात होगी। लेकिन इसमें 3 वर्ष की छोटी उम्र के बच्चों के संदर्भ में ईसीसी की बात नहीं होगी, क्योंकि यह संस्थागत सेटिंग के तहत नहीं आता है। एनईपी 20 का लक्ष्य एक व्यक्ति के विकास और समाज को होने वाले दीर्घकालीन फायदे में इस फाउंडेशनल स्टेज का विशिष्ट महत्व है। और इसके मद्देनजर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य स्पष्ट है। वर्ष 2025 तक निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण
विकासात्मक दृष्टि से उपयुक्त स्थिति के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो। यह बच्चे के जन्म की परिस्थितियां और उसकी पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं है। गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई पूरी जिंदगी शैक्षिक प्रणाली में बच्चों को भागीदारी करने और फलने फूलने में सक्षम बनाती है, और शायद इसलिए ईसीसीई बराबरी का वह कारक है जो सबसे जबरदस्त और ताकतवर है। फाउंडेशनल स्टेज में उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई का होना सभी बच्चों को एक अच्छे नैतिक, विचारशील, सृजनात्मक, समानुभूतिपूर्ण और उत्पादक मनुष्य बनने के सुअवसर देता है। हमारे देश के कल्याण और समृद्धि के लिए हमारे समाज के सभी सदस्यों, शिक्षकों से लेकर स्कूल के पदाधिकारियों, माता पिता और समुदाय के सदस्यों से लेकर नीति निर्माताओं और प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना चाहिए कि जीवन के इन शुरुआती और सबसे अहम वर्षों में प्रत्येक बच्चे को उचित और पर्याप्त पोषण के साथ साथ शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हो पाए। इस सीसीई में निवेश करने के लिए मजबूत आधार अगले भाग में बताएंगे अपन। देखिए, भारत और दुनिया में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का विकास। प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य के तहत इसमें शिक्षा का भारतीय विजन व्यापक और गहरा रहा है। इसमें यह शामिल है कि शिक्षा को आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह के विकास को पोषित करना चाहिए। बाहरी दुनिया के बारे में सीखना और अपनी आंतरिक वास्तविकता एवं स्व के बारे में सीखना साथ साथ होना चाहिए। इसमें पंचकोश का विकास भारतीय परंपरा का आधार स्तंभ है। पंचकोश का जो विकास है, 5-fold डेवलपमेंट, ये भारतीय परंपरा का इसमें आधार स्तंभ है, जिसमें आनंदमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश शामिल किया गया है। तो ये जो पंचकोश है, ये 5 परतों के साथ बच्चा एक संपूर्ण इंसान है। यदि ये 5 कोष उस विद्यार्थी के अंदर विकसित है, तो हम उस बच्चे को एक संपूर्ण इंसान के रूप में देख सकते हैं। ये परतें आपके सामने दिख ही रही है। हर परत के कुछ खास गुण हैं। इन 5 परतों को पोषित करने पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास की बात कही गई है कि कैसे एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो ये 5 कोष अगर बच्चे में विकसित है, तो ये मान के चलिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो चुका है। हर कोष के विकास के लिए कुछ खास तरीके डिजाइन किए गए हैं। ये तरीके इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं कि ये सभी कोष एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियां जिसमें किसी एक कोष का भी विकास होता है, वह दूसरे के विकास में योगदान देगी ही। उदाहरण के लिए संतुलित आहार, पारंपरिक खेल, पर्याप्त कसरत और योगासन। उपर्युक्त उम्र के अनुसार पर फोकस करने से शारीरिक विकास होता है कि उसको संतुलित आहार मिल जाए, वो खेले, कसरत करे, व्यायाम करे, जिसमें सकल और सूक्ष्म दोनों ही तरह के गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। पूरे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन मिल पाए, इस तरह से सांस लेना सीखना महत्वपूर्ण है। यह आवाज को भी साधता है और स्व जागरूकता के लिए भी दिशा देता है। अलग अलग तरह की कहानियां, गीत, लोरियां, कविताएं, प्रार्थनाएं न केवल बच्चों में उनकी संस्कृति के प्रति प्यार विकसित करती है, बल्कि उनको मूल्य आधारित दृष्टि भी देती है। यह सुनने और ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमताओं का विकास करता है, और इस तरह
भाषा के विकास में भी योगदान देता है। अपने आसपास की दुनिया, इसकी सुंदरता और आश्चर्य को अनुभव कर पाने के लिए इंद्रियों को भी तेज करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में समेकित सेवा, संबंधों की खुशी को अनुभव करने और इसके साथ साथ अपने समुदाय का हिस्सा होने और समुदाय के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी तैयार करती है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भी पंचकोश की अवधारणा और कल्पना का खाका दिखता है। ये क्षेत्र ही पाठ्यचर्या उद्देश्यों के आधार है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, शारीरिक विकास, माफी चाहता हूँ। शारीरिक विकास उम्र के अनुसार संतुलित शारीरिक विकास, शारीरिक तंदुरुस्ती, लचीलापन, ताकत और सहनशीलता, इंद्रियों का विकास, पोषण, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधियों का बढ़ना, इंसान 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जी पाए, यह ध्यान में रखते हुए शरीर और आदतों का विकास करना शारीरिक विकास के तहत आएगा। जीवन ऊर्जा का विकास, जिसको प्राणिक विकास अपन कहेंगे। प्राणमय कोश, ऊर्जा का संतुलन और संरक्षण, सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह है, सभी मुख्य तंत्रों का निर्बाध रूप से काम करना, जो कि पाचन तंत्र के रूप में स्वतंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र के रूप में है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करना, ये प्राणी के विकास या प्राणमय कोश के तहत आएगा। मनोमय कोश में भावनात्मक या मानसिक विकास है, ध्यान केंद्रित करना, शांति, संकल्प और इच्छा शक्ति, नकारात्मक भावनाओं से निपटना, मूल्यों का विकास, काम, लोगों और स्थितियों से जुड़ने और अलग होने का संकल्प, खुशी, दृश्य और प्रदर्शन कला, संस्कृति और इस मनोमय कोश में शामिल किया गया है। अब बौद्धिक विकास की बात करते हैं। अवलोकन, प्रयोग करना, विश्लेषणात्मक योग्यता, अमूर्त और अपसारी चिंतन, संश्लेषण, तार्किक सोच, भाषा, विज्ञानी कौशल, कल्पना, सृजनात्मकता, विभेदन, सामान्यकरण और अमूर्तीकरण की शक्ति को बौद्धिक विकास में शामिल किया गया है। अब आध्यात्मिक विकास की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, खुशी, प्रेम और करुणा, स्वतः स्फूर्तता, आजादी, सौंदर्य, बोध, जागरूकता को अपने भीतर की तरफ मोड़ने का सफर, जर्नी ऑफ टर्निंग द अवेयरनेस इनवर्ड्स को आध्यात्मिक विकास में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये जो पंचकोश मानवीय अनुभव और समझ में शरीर और मन के जटिल रिश्ते के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मानव विकास का यह गैर द्विभाजी अप्रोच समग्र शिक्षा के लिए स्पष्ट रास्ता और दिशा देता है। अंतर्दृष्टि का जो फैलाव है, शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें गुरुकुल में शिक्षा होती थी, दुनिया की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह न केवल समग्र विकास को पोषित करती है, बल्कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के अंतर संबंधों के महत्व पर भी जोर देती है और साथ ही साथ सीखने और विकास पर भी। अधिगम का आदर्श माहौल वह है जो सीखने की इच्छा पैदा करता है और इस ज्ञान को उपयोग में लाने के अवसर देता है। यह अधिगम ही है जो आंतरिक स्व, इनर सेल्फ के अन्वेषण और परीक्षण के अवसर देता है। प्राचीन भारत में
स्मृति पर जोर दिया जाता था। यह इंसान के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। प्रायः इसका गलत अर्थ लगाया जाता है और इसे रटने पर जोर देना समझा जाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब बच्चे अपनी निष्ठा से खुद अभ्यास करते हैं तो यह रटना नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किए गए मौजूदा शोध इंगित करते हैं कि स्मृति, मेमोरी, क्रियाशील स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति दोनों ही संज्ञान और समझने में एक खास भूमिका अदा करती है। कक्षा में स्मृति पर सही तरीके के जोर नहीं देने का अक्सर परिणाम यह होता है कि पर्याप्त परिणाम हासिल नहीं हो पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो प्राचीन भारत में स्मृति पर जोर दिया जाता था, ये इंसान के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। प्रायः इसका गलत अर्थ लगाया जाता है और इसे रटने पर जोर देना समझा जाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब बच्चे अपने निष्ठा से खुद अभ्यास करते हैं तो यह रटना नहीं होता है। संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए मौजूदा शोध भी इंगित करते हैं कि स्मृति जो है, क्रियाशील स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति दोनों ही संज्ञान और समझने में एक खास भूमिका अदा करती है। कक्षा में स्मृति पर सही तरीके के जोर नहीं देने का अक्सर परिणाम यह होता है कि पर्याप्त परिणाम हासिल नहीं हो पाते हैं। कक्षा में स्मृति का सीखने में उपयोग हो, इसके लिए कुछ गतिविधियां हो सकती है। सोचे, समझे और नियमित अभ्यास, गहरी प्रक्रियाएं, संकेतों को निर्मित करना, संबंध जोड़ पाना और संगति बना पाना इस एनसीएफ के उद्देश्यों और शिक्षण शास्त्र की अप्रोच में यह परिलक्षित होता है। और यह स्कूली शिक्षा के सभी वर्षों में, विशेष रूप से प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी चरणों में प्रासंगिक है। अधिकांश भारतीय परंपराओं में बच्चों को शायद ही कभी कोरी खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि शिशुओं को भी ऐसा माना जाता है कि उनके पास कुछ प्रवृत्तियां हैं जो दुनिया के साथ उनके संबंधों को प्रभावित करती है। इन परंपराओं में बच्चे को एक सामाजिक प्राणी और एक अद्वितीय व्यक्ति दोनों के रूप में देखा जाता है, जो संदर्भ के साथ साथ अपने चुनावों से भी प्रभावित होता है। अधिगम से बच्चे को कुछ काम करने और उसके फल स्वरूप मिले परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए। जिस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से शिक्षा को समझा जाता है, वही फिर व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। वैदिक युग से ही आयुर्वेद की भारतीय प्राचीन समग्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली प्रारंभिक बाल्यावस्था के तरीकों के लिए एक मार्गदर्शक रही है। इसकी 8 शाखाओं में से एक बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है। आयुर्वेद की किताबों में बच्चों की देखभाल संबंधित ज्ञान और समझ का एक समग्र दृष्टिकोण था। इनमें जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण परस्पर समावेशी है। आयुर्वेद के सामयिक तरीकों में कच्छप संहिता के पहले खंड कौमार वृत्ति को अक्सर बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति के संदर्भ में परामर्श देने के लिए संदर्भित किया जाता है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है आयुर्वेद ग्रंथ बाल विकास के बारे में विस्तार से बताते हैं। उदाहरण के लिए ताजी हवा, हरियाली और पर्याप्त धूप से भरपूर वातावरण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। वाचा एक कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी है। यह स्वाद में कड़वी होती है और सूखे रूप में इसका प्रयोग बच्चे के तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। संस्कृत में वाचा का अर्थ है स्पष्ट रूप से बोलना। यह जड़ी बूटी बुद्धि और अभिव्यक्ति को उद्दीप्त करती है। वाचा को प्रतिदिन शहद के साथ लेने से वाणी में सुधार होता है, जैसे स्मृति, शब्दों का चुनाव और उनको बोलने का ढंग, टोन। वेद जो है माँ और बच्चे दोनों को एक सहजीवी इकाई के रूप में देखते हैं और ये संस्कारों या धार्मिक रिवाजों के साथ साथ निर्धारित विकासात्मक दृष्टिकोण,
और बच्चों की देखभाल के तरीकों पर जोर देते हैं। बच्चे की उम्र के आधार पर ये संस्कार बच्चे के जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में इष्टतम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रगति का अनुक्रम करते हैं और ये अलग अलग विकासात्मक पड़ावों पर चिन्हित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एससीएफ है, फाउंडेशनल स्टेज है, तो इसमें जो पुराने कुछ विचारक रहे हैं, पथ प्रदर्शक रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी विचार को प्रकट किया है, जिसमें सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, श्री अरविंदो है। तो इनके विचारों को अपन यहाँ पर देखते हैं। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं कि हाशियाकृत लोगों के लिए सामाजिक न्याय के प्रबल प्रस्तावक थे ये दोनों विचारक। जब लड़कियों और कमजोर समुदायों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की बात तक नहीं होती थी, तब उन्होंने ऐसे स्कूलों की स्थापना का कार्य किया। ज्योतिबा फुले ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल की पाठ्यचर्या सभी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाए और खास तौर से यह ध्यान रखा जाए कि वंचित बच्चे सीख सके। देश में लड़कियों की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में सावित्रीबाई फुले ने यह सुनिश्चित किया कि लड़कियों को गणित और विज्ञान पढ़ाया जाए। वह यह लड़कों के लिए कई स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग था। इन दोनों के अनुसार एक बड़े सामाजिक एजेंडा के संदर्भ में समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा का कार्य हमेशा ही विचारणीय होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि शिक्षा को लेकर विचारों में व्यक्ति के सामंजस्य, संतुलन और समग्र विकास पर जोर है। टैगोर के शैक्षिक दर्शन का मूल था प्रकृति और जीवन से सीखना। टैगोर के अनुसार किसी भी सार्थक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य रचनात्मकता, स्वतंत्रता, आनंद और देश की सांस्कृतिक विरासत के रूप में के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। टैगोर के प्राकृतिक परिवेश में सीखने पर दिए विचारों में फील्ड ट्रिप तथा प्रकृति की सैर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर था। इन विचारों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल और विभिन्न जीवन कौशलों पर जोर को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शरीर, मन और आत्मा की समग्र तैयारी पर जोर दिया जाए। वे पूछते हैं, क्या हमें सिर्फ अनुभवजन्य दुनिया को जानने की जरूरत है? क्या हम बस यही है? क्या सिर्फ मानव अस्तित्व के भौतिक पहलुओं में सुधार करने की कोशिश करना ही सब कुछ है? उनके लिए मानव अस्तित्व और मानवीय संभावनाओं का मूल आत्मा स्व और आत्मज्ञान में निहित है। आत्मज्ञान पर उनका इतना जोर देने के कारण महत्वपूर्ण है, पहला, हम जो है उसका सार तत्व आत्म है, इसलिए आत्मज्ञान की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, हम सभी इंसानों के पास आत्म यानी कि सेल्फ होता है और इसलिए व्यक्ति और दुनिया, वस्तु दोनों सार्वभौमिक है। और तीसरा, यदि आत्म मानव अस्तित्व का सार तत्व है, तब इसका ज्ञान मानव की संपूर्णता के लिए एक शर्त की तरह होगा। इस महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि पर आधारित शिक्षा का आदर्श हमारे सार तत्व की अभिव्यक्ति, पूर्णता के बीज बोने और सभ्यतागत आदर्शों की पुनः परिभाषा के लिए नींव रखने की और मार्ग प्रस्तुत करेगी। इसलिए उनका कहना है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही छिपी हुई सच्ची पूर्णता की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय, हिंसा और असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगाने के साधन के रूप में देखा। गांधी ने आसपास के वातावरण जिसमें मातृभाषा और काम शामिल था को समाज के परिवर्तनकारी विजन में बच्चों के समाजीकरण के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दुनिया, जो हमेशा से ही राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर और मानवता एवं प्रकृति के बीच संघर्षों से जानी जाती है, कि पुनर्गठन के लिए दूसरों के साथ काम करते हुए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं की खोजबीन करे और उसे समझे।
उन्होंने 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री बेसिक एजुकेशन नामक एक पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें सीखना बच्चों के विकास और रुचि पर आधारित था। इसमें 3 H शामिल थे: हार्ट, हैंड और हेड पर जोर दिया गया था। गांधी के शिक्षा विचार में केंद्रीय बातें थी: समुदाय अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो, हार्ट, हैंड, हेड के लिए शिक्षा, स्थानीय अनुभव और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति शिक्षक हो। अब श्री अरविंदो के विचार को अपन जानते हैं। श्री अरविंदो के शिक्षण का केंद्रीय विचार समेकित शिक्षा था। बच्चे का विकास न केवल संज्ञानात्मक होता है, बल्कि वह शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी होता है। शिक्षा पारंपरिक और आधुनिक विचारों का एकीकरण है। यह सार्वभौमिक चरित्र की होनी चाहिए। उनके अनुसार सभी बच्चों में कुछ न कुछ दिव्य होता है और कुछ ऐसा होता है जो उनके बारे में अनूठा है। शिक्षक को सभी संभावनाओं को देखने और बच्चों को स्वयं को खोजने और उनकी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन देने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक उस ज्ञान का आह्वान नहीं करता जो भीतर है, वह केवल उसे दिखाता है कि यह कहाँ है और कैसे साधना से यह ऊपर सतह तक उठ सकता है। केवल मुक्त और रुचि से प्रेरित शिक्षा ही बच्चे की आत्मा का पोषण कर सकते हैं। अरविंदो का विश्वास था कि बच्चों के आसपास का वातावरण, उनके परिचित अनुभव और उनकी मातृभाषा ही सीखने और सिखाने का आधार होनी चाहिए और कोई भी नया ज्ञान बच्चे के उस संदर्भ से जुड़ना चाहिए जिसका बच्चा पहले से एक हिस्सा है। अरबिंदो के अनुसार बच्चा दुनिया के बारे में सीखने के लिए अपनी सभी 5 इंद्रियों का और दिमाग, जिसे कि छठी इंद्रिय कह सकते हैं, का उपयोग करता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चा चेतना का बोध विकसित करना शुरू कर देता है, जो आध्यात्मिक और नैतिक विकास से संबंधित है। केवल एक रचनात्मक और मुक्त अधिगम वातावरण ही इस विकास को सुनिश्चित कर सकता है। 1950 के दशक में स्थापित श्री अरबिंदो आश्रम के स्कूल ने मुक्त प्रगति के सिद्धांत पर काम किया, जहां स्कूली शिक्षा की नई क्रांतिकारी अवधारणाओं को लेकर प्रयोग किए गए थे और ऐसा संभवतः भारत में पहली बार हुआ था। और इस शिक्षा में शामिल था स्वगति से सीखना, यानी कि कक्षा में हर बच्चा कोई पढ़ाने के साथ कैच कर लेता है, किसी को दोबारा समझाना पड़ता है, कईयों को तीसरी बार भी समझाना पड़ता है तो वो अपनी गति के अनुसार सीखे। और मूल्यांकन, व्यावहारिक शिक्षा पर अधिक जोर और पाठ्य पुस्तकों की अनुपस्थिति, इसके लिए उन्होंने कार्य किया। अब अपन वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। अपार संभावनाएं हैं लेकिन फिर भी अधूरी है। मौजूदा स्थिति क्या है? अपने पास अपार संभावनाएं हैं लेकिन फिर भी वह अधूरी है। वर्तमान समय में भारत में अधिगम का संकट है। जबकि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित है, तब भी वे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी कौशल प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले ही ऐसा कुछ हो रहा है जो इस संकट का प्रमुख स्रोत है। 6+ वर्ष के कई बच्चे ईसीसीई के बहुत ही सीमित अनुभव के साथ ग्रेड फर्स्ट में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ उपयुक्त प्री स्कूल के विकल्पों की कमी के कारण 6 वर्ष की आयु से छोटे
बहुत से बच्चे कक्षा 1 में दाखिला ले रहे हैं। ये अक्सर वे बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक वर्षों में तो स्कूल में सबसे पीछे रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी पीछे ही रहते हैं। जो कमियां बच्चे अनुभव कर रहे हैं, उनमें अंतर विशेष रूप से सुविधा संपन्न और वंचित समूह के बीच है। इसका कारण यह है कि अधिक सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चों के पास रोल मॉडल, प्रिंट सामग्री और जागरूकता, स्कूल की भाषा में धारा प्रवाहिता और घर पर सशक्त सीखने के माहौल के साथ साथ बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री स्कूली शिक्षा तक पहुंच भी निश्चित है। सभी बच्चों को सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली ईसीसीई प्रदान करने से यह संभावनाएं बनती है कि सभी छोटे बच्चों तक इसकी पहुंच होगी और ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसी से मिलने वाले सारे लाभ बच्चों को मिल पाएंगे। अब विविध संस्थागत सेटिंग्स है मौजूदा स्थिति के रूप में। मौजूदा समय में प्रारंभिक बाल्यावस्था की अधिकांश शिक्षा आंगनबाड़ियों और निजी प्री स्कूलों में दी जाती है। इन निजी संस्थाओं में गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित प्री स्कूलों का अनुपात बहुत ही कम है। जहां मदद के ढांचे उपलब्ध हैं, वहां आईसीडीएस के तत्वाधान में प्री स्कूली शिक्षा की आंगनबाड़ी प्रणाली ने भारत के कई हिस्सों में बड़ी सफलता के साथ काम किया है, खासकर माताओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में। आंगनबाड़ियों ने वास्तव में अभिभावकों की मदद करने और समुदायों को बनाने में सहायता की है। उन्होंने जरूरी पोषण व स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, बुनियादी स्वास्थ्य जांच, रेफरल और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों से जुड़ाव बनाने के लिए काम किया है। इस प्रकार करोड़ों बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अतएव और कहीं अधिक उत्पादक जीवन के लिए बुनियाद रखी है। हालांकि कुछ आवश्यक संज्ञानात्मक प्रोत्साहन, खेल और दिन भर की देखभाल उपलब्ध कराते हुए अधिकांश आंगनबाड़ियां ईसीसीई के शैक्षिक पहलुओं पर अपेक्षाकृत कमजोर रही है। वर्तमान में आंगनबाड़ियों में शिक्षा उपलब्ध कराने और बुनियादी ढांचे की काफी कमी है। परिणाम स्वरूप उनमें 2 से 4 वर्ष की आयु सीमा के बच्चे अधिक होते हैं और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उम्र 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे कम। उनके पास ऐसे शिक्षक जो खास तौर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रशिक्षित हो, उनकी भी कमी है। निजी क्षेत्र में चल रहे ईसीसीई संस्थानों का पूरी तरह से सही डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि वास्तविक हिस्सों और अवलोकन संबंधी प्रमाणों से ऐसे संस्थानों के बहुत संख्या में प्रसारित होने का पता चलता है। इनमें कुछ ऐसे हैं जहां काफी संसाधन है और कुछ ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है। निजी और अन्य प्री स्कूल बड़े पैमाने पर स्कूल के अधोमुखी विस्तार के रूप में संचालित रहे हैं, पर ज्यादातर मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण और रटने पर फोकस करते हैं और इनमें छात्र शिक्षक अनुपात अधिक होता है। वह विकासात्मक रूप से उपयुक्त खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण के अवसर भी सीमित होते हैं। इनमें से अधिकांश संस्थानों में काम कर रहे शिक्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रशिक्षित भी नहीं है। स्वास्थ्य और पोषण के पहलुओं पर आमतौर पर वे बहुत सीमित जानकारी रखते हैं और 4 साल से कम उम्र के बच्चों की पूरी देखभाल भी नहीं कर पाते। भारत में ऐसे बच्चों का अनुपात बहुत अधिक है जो सार्वजनिक या निजी प्री स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, पर स्कूल में शामिल होने के लिए आवश्यक स्कूली तैयारी या क्षमताएं उनके पास नहीं होती है। इस प्रकार अधिकांश के लिए नहीं भी तो कई मौजूदा प्रारंभिक सीखने के कार्यक्रमों के लिए पहुंच की समस्याओं के अलावा गुणवत्ता संबंधी कमियां, जैसे कि विकासात्मक दृष्टि से अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और कम उपयुक्त शिक्षण विधियां आदि प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल में होते हैं। इस उम्र के दौरान आने वाली चुनौतियां शैक्षणिक, पाठ्यचर्या, ढांचागत और बहुत कुछ भारत की शैक्षिक चुनौतियों की प्रमुख जड़ों में से हैं। इन सभी मामलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 में सीधे तौर पर संबोधित किया गया है। अब है गैर नियामक निजी प्री स्कूल। राष्ट्रीय ईसीसीई नीति 2013 स्पष्ट रूप से कहती है कि बच्चों के लिए उपलब्ध ईसीसीई की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए ईसीसीई के लिए बुनियादी गुणवत्ता मानक और विशेष निर्देश निर्धारित किए जाएंगे जो सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे। यह अनुशंसा करते हैं कि सभी सेवा प्रदाताओं के लिए ईसीसीई को लेकर एक नियामक रूपरेखा राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद द्वारा की जानी चाहिए, जिसे 2016 तक लागू किया जाना चाहिए था।
हालांकि निजी प्री स्कूल अभी भी काफी हद तक अनियमित है। यह भी हो सकता है कि बहुत से स्कूलों का गुणवत्तापूर्ण इस में निवेश करने का इरादा या साधन हो। कम से कम वे बच्चों को कुछ घंटों रहने के लिए सुरक्षित जगह देने का काम तो करते हैं। अपन बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन की। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय इथोस, लोकाचार, लोकनीति, मूल्यों पर आधारित ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए दृष्टि देती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को एक न्याय संगत और जीवन ज्ञान समाज में सतत रूप से रूपांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में योगदान करेगी और इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगी। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरे सम्मान की भावना विकसित करे, अपने देश के साथ जुड़ाव और बदलती दुनिया में उनकी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता विकसित करे। नीति का विजन शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गहरा गर्व पैदा करता है। साथ ही ऐसे ज्ञान, कौशलों, मूल्यों और स्वभाव को विकसित करना है जो मानवाधिकारों, सतत विकास एवं रहन सहन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता को आधार संबल दे, ताकि वे एक सच्चे वैश्विक नागरिक बने। अब एनईपी 2020 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसको अपन वन बाय वन देखते हैं। अकादमिक और गैर अकादमिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी इसके प्रति संवेदनशील बनाना कि वे प्रत्येक विद्यार्थी की अद्वितीय क्षमताओं का संज्ञान ले, उन्हें अलग अलग पहचान पाए और बढ़ावा दे। सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात की है कि कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर ले। लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों के पास अपने सीखने के रास्ते और कार्यक्रमों को चुनने की योग्यता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता खुद चुने। कला और विज्ञान, पाठ्यचर्या संबंधी और पाठ्येतर गतिविधियां, व्यावसायिक और अकादमिक धाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग न हो, ताकि सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच नुकसानदायक पदानुक्रम व जो लंबी दीवार है उसे हटाया जा सके। एक बहुविषयी दुनिया में समस्त ज्ञान की एकात्मकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल सभी में बहुविषयक और समग्र शिक्षा हो। अवधारणात्मक समझ पर जोर हो, न कि रटने और परीक्षा के लिए सीखने पर। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को सुनिश्चित करने के लिए अवधारणात्मक समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता और समालोचनात्मकता चिंतन। आचार नीति और मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य जैसी समानुभूति, दूसरों का सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय।
तो इस प्रकार हमने एनसीएफ 2005 के तहत एससीएफ जो आरएससीआरटी द्वारा तैयार की गई थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन ने डिस्कस किया है। हमें एससीएफ और एनसीएफ और जो भी अपने विभाग की इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित किताबें होती है, उनके बारे में अध्ययन करते रहना चाहिए। ये किताबें जो है हमें आरएससीआरटी उदयपुर की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हो जाती है, उस पर अपन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और नई नई जानकारियां जो है हम प्राप्त करके विद्यार्थियों को उन जानकारी के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको दे सकते हैं। डाइट परिवार की तरफ से मैं आप सभी संभागियों का जो इस सेशन से जुड़े उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्य विषय की एक अन्य ट्रेनिंग जो 1:30 बजे शुरू होगी, उसका लिंक भी आपको ग्रुप में 5 मिनट पूर्व प्रेषित कर दिया जाएगा। आपसे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ग्रुप में शेयर करने के साथ ही लिंक पर क्लिक करके प्रशिक्षण से जुड़ेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।